आज राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर ने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही। करौली में हिंसा और दंगे को लेकर डीजीपी ने मुख्य आरोपी को क्लीन चिट देने की कोशिश की और हिंदू नववर्ष के मौके पर जुलूस निकाल रहे हिंदू संगठनों पर लोगों को भड़काने का इल्जाम लगा दिया। 7 दिन पहले 2 अप्रैल को करौली में हिंदू संगठनों के जुलूस पर पथराव किया गया था, आगजनी की गई थी, लोगों पर लाठी डंडों और तलवारों से हमला किया गया था। हिंदू संगठनों ने यह रैली पुलिस और प्रशासन से परमिशन लेकर निकाली थी। पुलिस वहां मौजूद थी, रैली पुलिस की देखरेख में निकली। लेकिन आज राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर ने कहा जो हुआ उसके लिए हिंदू संगठन जिम्मेदार है, क्योंकि जुलूस में भड़काने वाले नारे लगाए गए और उसके कारण ही माहौल बिगड़ा। तो पहले ये बयान सुनिए। 1 तारीख को जो आयोजक थे उन्होंने प्रशासन को संपर्क किया, वह इस जुलूस की अनुमति मांगी। प्रशासन द्वारा पूरा देखभाल कर उनको परमिशन दी गई, लेकिन उसमें डीजे इत्यादि चलाने की परमिशन नहीं दी गई थी। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा शांति समिति की मीटिंग भी 1 तारीख को की गई, लेकिन जिस ढंग से जुलूस निकाला गया, प्रारंभ से ही जो जुलूस का एक बॉडी लैंग्वेज थी वो अलग तरह की थी और एक फूटाफूट और हटवाड़ा के पास जाकर जुलूस में जो गाने इत्यादि चल रहे थे वो थोड़ा आपत्तिजनक थे, जिसकी वजह से वहां पर उपस्थित अन्य लोगों ने उस पर पथराव किया और उसके बाद जो घटना घटी वो बड़ी ही दुखद रही है। जो प्रोवोकेशन होता है उसमें कई बार रिएक्शन होता है, जो इसका रिएक्शन है वो भी गलत है और उसका आफ्टर रिएक्शन है वो भी गलत है। ना तो जो आपको एक शर्तें दी गई थी जिसके तहत आपको जुलूस निकालना है उसके तहत आपको चलना चाहिए, त्योहार उल्लास और उत्साह के साथ मनाना चाहिए, किसी को भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। मैं हैरान हूं, डीजीपी साहब कह रहे हैं कि माहौल ठीक था, हिंदू संगठनों ने जुलूस में नारेबाजी की, बिना परमिशन के डीजे बजाया, मुसलमानों को भड़काया, इसलिए माहौल खराब हुआ, इसीलिए पत्थरबाजी हुई। जो हुआ वो एक्शन का रिएक्शन था। लेकिन डीजीपी महोदय किस तरह गलत बयानी कर रहे हैं, इसका सबूत मेरे पास है और इसका सबूत वो एफआईआर है जो करौली हिंसा के बाद उनकी अपनी ही पुलिस ने दर्ज करवाई थी। करौली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष के मौके पर हिंदू संगठनों ने प्रशासन की परमिशन के बाद एक बाइक रैली निकाली थी। पुलिस ने पहले से रूट चेक कर लिया था। पुलिस के अफसर और पुलिस की गाड़ियां जवानों के साथ जुलूस के आगे चल रहे थे। पुलिस वाले जुलूस की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। जुलूस शांति से निकल रहा था, किसी तरह की भड़काऊ बातें नहीं कही गई थी। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लग रहे थे। कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर में यह भी लिखा है कि शाम के 4 बजे करीब 200 बाइक में सवार लोगों ने रैली शुरू की। बाइक रैली के साथ करौली की पुलिस भी थी। बाइक रैली के आगे एक पिकअप गाड़ी में डीजे बज रहा था और शाम करीब 5 बजे के आसपास बाइक रैली हटवाड़ा बाजार में मस्जिद के पास पहुंची। तभी अचानक इलाके के पार्षद मतलूब अहमद की घर की छत से पत्थर चलने लगे। आसपास के मकानों से भी पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस की एफआईआर कहती है इसी दौरान मस्जिद के आसपास के घरों की छतों से अंधाधुंध पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद रैली में शामिल लोगों में भगदड़ मची। एफआईआर में लिखा है जिम वाले मकान, जिम सेंटर और आसपास के घरों से 100 से 150 लोगों की संख्या थी, जिन लोगों के हाथों में लाठी डंडे थे और वो ये लाठी डंडे लेकर बाहर निकले और इन लोगों ने प्लानिंग के साथ रैली में शामिल लोगों पर जानलेवा हमला किया। एफआईआर में लिखा है कि लोगों के साथ मारपीट की गई। पुलिस कह रही है कि हमला पूरी प्लानिंग के साथ हुआ, तैयारी के साथ हुआ। हिंदू संगठनों का जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहा था, अचानक हमला हुआ। लेकिन डीजीपी साहब ने कहा हिंदू संगठनों ने नारेबाजी की, मुसलमानों को भड़काया और हालात बिगड़ गए। अब या तो डीजीपी साहब ने एफआईआर नहीं पढ़ी या फिर पुलिस ने गलत एफआईआर दर्ज की है।
आश्चर्य की बात यह कि डीजीपी एमएल लाठर ने करौली हिंसा के मुख्य आरोपी को भी क्लीन चिट देने की कोशिश की। लाठर साहब कह रहे थे मतलूब अहमद को पुलिस ने मदद के लिए बुलाया था। पुलिस ऐसे मौकों पर इलाके के लोकल नेताओं की मदद लेती है। उसकी भूमिका क्राइम में क्या रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जहां तक पुलिस के साथ बात करने की बात है, साथ चलने की बात है, जितने भी मौजूद लोग होते हैं वो पार्षद है, डोंट फॉरगेट दैट, वो पार्षद है। जितने भी मौजूद लोग हैं उनको सहयोग के साथ हम साथ में लेते हैं और उनकी सेवाएं लेते हैं। अब उसकी भूमिका किस साइड में रही है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। दोषी पाया जाएगा तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। अब फिर से देखिए, डीजीपी साहब कह रहे हैं कि मतलूब अहमद को पुलिस ने मदद के लिए बुलाया था। पुलिस ऐसे वक्त में लोकल लीडर्स की मदद लेती है। लेकिन सवाल यह, अगर मतलूब को पुलिस ने मदद के लिए बुलाया था तो फिर पुलिस ने ही मतलूब को आरोपी क्यों बनाया? पुलिस की तरफ से जो एफआईआर लिखी गई है उसमें मतलूब को दंगा भड़काने वाला क्यों बताया गया? पुलिस उसकी तलाश में क्यों लगी है? एक सवाल और है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य करौली में ही है। मनीष ने 3 दिन पहले एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें दिखाया था कि करौली में मतलूब और उसके आसपास के घरों की छतों पर किस तरह से पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे। क्या लोगों को पहले से मालूम था कि हिंदू संगठनों का जुलूस निकलेगा? उन्हें पहले से मालूम था कि वो भड़काऊ नारे लगाएंगे और उसके बाद पत्थरबाजी और आगजनी करनी पड़ेगी? डीजीपी साहब की बात अजीब है। हकीकत यह है कि मतलूब दंगाई भीड़ को लीड कर रहा था और मेरे पास इसका भी सबूत है। मेरे पास करौली हिंसा का एक वीडियो है। इस वीडियो में वो तमाम आरोपी आपको दिखाई देंगे जिन पर शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही बाइक रैली पर पथराव करने, जानलेवा हमले करने का आरोप है। वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि 2 अप्रैल को जब करौली सुलग रहा था, कांग्रेस का पार्षद मतलूब अहमद दंगाइयों को लीड कर रहा था। वो फोन पर दंगाइयों को ऑर्डर दे रहा था, हिंसा के लिए भड़का रहा था। कांग्रेस पार्षद मतलूब अहमद ठीक उसी जगह पर मौजूद था जहां वायलेंस हुई थी। हाथों में लाठी डंडे लिए हिंसक भीड़ दुकानों, घरों और गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए दौड़ रही थी। इस भीड़ के साथ मतलूब आगे आगे चल रहा था। इस वीडियो में 2 अप्रैल की हिंसा के 4 ऐसे किरदार साफ साफ दिख रहे हैं जिन पर करौली में दंगे भड़काने का आरोप है। इन लोगों के नाम पुलिस की एफआईआर में है। फोन पर बात करते हुए इधर उधर घूम रहे इस शख्स का नाम है मतलूब अहमद। इस वीडियो में मतलूब अहमद भीड़ को लीड कर रहा है। पिछले 7 दिन से मतलूब अहमद फरार है। पुलिस ने उसके घर की छत से बड़ी मात्रा में ईंटें, पत्थर और बड़ी बड़ी स्लैब्स बरामद किए, लेकिन पुलिस मतलूब को अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाई। इस वीडियो में एक और आरोपी फहीम और उसका भाई अंशी भी हिंसक भीड़ के साथ दिख रहा है। मतलूब का भाई मुश्ताक भी हिंसा के वक्त मौके पर था। तस्वीर में दिख रहा है कि मुश्ताक पुलिस वालों से उलझ रहा है। पुलिस ने एफआईआर में जो लिखा वही बात जुलूस में शामिल आम लोग कह रहे हैं। जिन लोगों पर हमला हुआ, जो घायल हुए, वो बता रहे हैं कि मतलूब अहमद के घर से पत्थर चले, मस्जिद से पत्थरबाजी हुई, फिर लाठी डंडे तलवार लेकर भीड़ ने हमला किया। यही बात और पत्थरबाजी की एग्जैक्ट यही लोकेशन पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर में लिखी है। यानी जो आम लोग कह रहे हैं और जो एफआईआर में लिखा है उसमें कोई बात अलग अलग नहीं है। करौली में 2 अप्रैल को निकले जुलूस में केशवदास शर्मा भी शामिल थे। वो घायल हुए। उन्हें दुख इसी बात का कि जो मुस्लिम भाई उनके दोस्त थे, उनके बचपन के साथी थे, उन्हीं लोगों ने हमला कर दिया और इन हमला करने वालों में मतलूब भी शामिल था। हर्ष और उल्लास के साथ में रैली निकलती आ रही थी। बच्चे लोग सभी अपने वहाँ में रैली में मौजूद थे और आराम से नाचते गाते रैली में आ रहे थे। अचानक से हटवारे बाजार में आते ही मतलूब के मकान पे से इतना बड़ा पत्थर स्वामी जी की गाड़ी पर फेंका। वो गाड़ी वहीं जाम हो गई। इसके बाद में दोनों बगल से
इधर के मकानों से और उधर के मकानों से दोनों से बड़े बड़े पत्थरों की पत्थरबाजी हो गई। कम से कम 150-200 मुसलमान चक्कू और छुरी और तलवार और गड़ासे लेकर मौजूद आ गए और उन्होंने मतलब आते ही छोटे बच्चों पर और सब पे चक्कू घुसाने की कोशिश की और एक चक्कू मेरे भी लगा है, मेरे हाथ में लगा है, आप देख सकते हो। और ये देखो ये चक्कू लगा है, मेरे पैर में भी चक्कू लगा है ना, मेरे हाथ में यहाँ चक्कू दिया है, ये दोनों जगह, और मेरे मूड में आप देख सकते हो यहाँ मूड में, है ना। और जो भाई वो जो मुस्लिम भाई थे जो मेरे साथ में नंबर 1 स्कूल में पढ़े हुए थे, अंशी, मुश्ताक और उसका छोटा भाई और ये मतलूब, इसको हम चाचा चाचा कहते थे, उन्होंने ही हमारी जान पर और हमारे भाइयों को मारने की कोशिश की है। मैं इनके खिलाफ सीधी FIR दर्ज कराना चाहता हूं, पर मेरी क्या है कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये मेरे साथ के लोग हैं, मेरे मोहल्ले के पड़ोस के लोग हैं। तो अचानक ऐसा क्या हो गया? अचानक साहब हमें तो समझ में ही नहीं आया कि ये अचानक ही क्या हुआ। मोहल्ले में अपने दोस्त, अपने भाई जैसे लोग हमला करें तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। केशवदास ने बताया कि बाइक रैली में नौजवान लड़के भी शामिल थे, उन्हीं में एक अंशु भी था। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले अंशु को हिंसा में काफी चोटें आई है, हाथ में फ्रैक्चर है। अंशु और उनका परिवार सहमा हुआ है, डरा हुआ है। अंशु ने बताया कि उस पर उन लड़कों ने ही हमला किया जो उसके साथ पढ़ते थे। हम रैली में आए थे अठवारे में, तो फिर उन्होंने मतलब उधर एक भैया वीडियो बनाए थे इधर, मतलब मेरे भैया के दोस्त से मतलब, है ना। तो मैं सोच रहा कि रैली की वीडियो बना रहे होंगे वो, फिर हम चल रहे नाच रहे थे, फिर पत्थर ही पत्थर फेंकने लग गए वो। फिर उन्होंने पत्थर ही पत्थर फेंके, फिर मेरे सिर में चोट लग गई, फिर मैं बल्ली के हाथ दुख गया, फिर है ना उधर से निकला, फिर है ना तो उन्होंने मुसलमानों ने मुझे डंडा से मारा, पीठ में डंडे की दी और हाथ में डंडे की दी। जिसने मारा वो तुम्हारा दोस्त था ना? कौन, क्या नाम था उसका? मोहम्मद जक्की था उसका नाम, मोहम्मद और जक्की था। तो पढ़ते थे क्या ये लोग? हाँ, पहले खेड़े में स्कूल में पढ़ते थे हमारे साथ। उन्होंने ही मारा। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो वो लोग हैं जो जुलूस में शामिल थे, ये तो एक्टिविस्ट है, हो सकता है ये सच न बोल रहे हो। लेकिन जिस जगह पर पथराव हुआ उस जगह पर ध्यान देना जरूरी है। एक तरफ मस्जिद है, दूसरी तरफ रास्ता मंदिर को जाता है। मंदिर के रास्ते में दुकानें हिंदुओं की हैं। हमला उसी चौक पर हुआ जहां से कुछ दूरी पर मंदिर है। इस इलाके में जो दुकानदार हैं उनमें दहशत है। उन लोगों ने उस दिन का मंजर देखा था और उसे बयां किया। बढ़िया शांतिपूर्ण रैली जा रही थी, है ना। आगे जाते ही है ना पथराव हो गया, ऊपर से पथराव इन मनियारों के यहाँ से वहाँ से है ना पत्थर आए, भगदड़ मच गई। हम भी अपनी शटर बंद करके चली गए। बढ़िया रैली निकली थी 90 से की, खूब लो आसार से थोड़ा नीचे पहुंची है आगे मस्जिद तक, तो ऊपर से बहुत सारे पत्थर, बहुत सारे लोगों ने पत्थरों की बारिश की है। यहीं के लोग थे सारे नीचे। मजे कुछ तो नहीं थी, राम रैली निकलती, हिंदुओं से चलते हैं ये, और कुछ नहीं है। 90 की रैली निकल रही थी ना, तो इन लोगों ने, मोमडन लोगों ने प्री प्लान से ऊपर से पट्टियां डाली थी। ये मस्जिद है ना, मस्जिद के पास में है ये अपन के हटवाड़ा बाजार, इसके अंदर। तो बाइकों पे आ रहे थे वो अपने नारा लगाते हुए, ऊपर से उन लोगों ने पत्थर बारी कर दी। नफरत किस बात के लिए, क्यों? पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। इन लोगों का मतलब प्री प्लान था, मतलब कुल मिला प्लान किस लिए भाई? क्या कोई हंगामा था? आप लोग ने तो सदियों से ये शोभा यात्राएं देखी हैं, पहले भी निकलती रही। पहली बार थोड़ी निकली है, ये तो पहले भी कई साल, बरसों, कई बार निकली है, बरसों से निकल रही है। और ये वाकई में किसी को समझ नहीं आ रहा कि प्रोवोकेशन क्या था, क्यों रैली पर हमला हुआ। अब मौका मिला तो बीजेपी ने करौली हिंसा को बड़ा इशू बनाया। बीजेपी इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रही है। हालांकि आज अशोक गहलोत ने करौली हिंसा की जांच होम सेक्रेटरी से कराने का आदेश दिया। राजस्थान के होम सेक्रेटरी कैलाश चंद मीणा को जांच रिपोर्ट देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। लेकिन बीजेपी ने अपनी जांच की, उसकी रिपोर्ट आज आ गई। बीजेपी ने करौली हिंसा की जांच के लिए विधानसभा में डिप्टी लीडर राजेंद्र राठौड़ की लीडरशिप में 7 नेताओं की कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने 2 दिन करौली के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करके एक रिपोर्ट तैयार की है। आज राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया
इस रिपोर्ट को लेकर दिल्ली आए। बीजेपी की रिपोर्ट में पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप है। रिपोर्ट में कहा गया कि शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही रैली पर हमला किया गया और यह हमला पहले से प्लान किया गया था। पहले से मस्जिद के आसपास के रास्ते में पत्थर, लाठी, डंडे इकट्ठा कर लिए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि एक दिन पहले यानी 1 अप्रैल को इलाके के मुस्लिम लीडर से रैली रोकने की बात कही थी। रैली निकालने पर नतीजा भुगतने की बात कही थी, लेकिन पुलिस ने कोई एहतियात नहीं बरती। बीजेपी की रिपोर्ट में पीएफआई की उस चिट्ठी का भी जिक्र है जो पीएफआई ने चीफ मिनिस्टर और डीजीपी को लिखी थी। बीजेपी की रिपोर्ट कहती है कि जिस दिन दंगा हुआ उस दिन इस इलाके में मुसलमानों ने ऑटो रिक्शा, ठेले और दुकानें बंद की हुई थी। क्या इन लोगों को गड़बड़ी के बारे में पहले से पता था? करौली की घटना तो शीशे की तरह साफ है कि वो पूरे तरीके से पूर्व नियोजित थी। पीएफआई की चिट्ठी ने भी इस बात को उजागर कर ही दिया कि वहाँ किस तरीके से षड्यंत्र था, पुलिस की लापरवाही थी, राजनीतिक संरक्षण था और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से निराशाजनक बयानबाजी की, और निराशाजनक भी क्या, गरिमा से गिरी हुई, कि नड्डा आए और दंगा भड़का के चले गए। मुझे लगता है किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इसमें सीधे यदि कोई दोषी है तो अशोक गहलोत है। गृह मंत्री के नाते उसने बहुसंख्यक लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, उनको जानमाल का नुकसान हुआ, दुकानें जलाई गई, लोग वहाँ पर बहुत सारी संख्या में घायल हुए, एक बच्चा तो अभी जिंदगी और मौत का संघर्ष कर रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की अपीजमेंट की, तुष्टीकरण की नीति का ये कारण था। और केवल ये घटना नहीं, राजस्थान में एक सीक्वेंस के साथ में कांग्रेस की सरकार जब आती है तो इस तरीके की लगातार घटनाएं होती हैं। बहुत पहले से जिम पे पत्थर जमा थे, छतों पे पत्थर जमा थे, लाठियां लेके किस तरीके से हमला किया गया, बाइक जलाई गई, दुकानों में आग लगाई गई। तो वो व्यक्ति पहुंच से बाहर ही ताजुब की बात है। करौली हिंसा को लेकर कांग्रेस और गहलोत सरकार सवालों के घेरे में है। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कहा कि पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि राजस्थान या देश का कोई हिस्सा हो जहां पर भी हिंसा होती है या कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सभ्य समाज में इस प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कोई किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय का हो, लेकिन ये देश आगे बढ़ेगा तब जब अमन, चैन, शांति रहे। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा पृष्ठभूमि वाला कोई संगठन या दल जिसने कभी अशांति फैलाने की कोशिश की हो, उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस अपना काम करेगी और इस हिंसा को, इस वारदात को अंजाम देने वाले जो लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि के हों, कहीं के भी हों। राजनेताओं ने समझदारी की बात की, मामले को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन डीजीपी एमएल लाठर की बात सुनकर सबको हैरानी हुई। जब जांच चल रही है तो डीजीपी उसका नतीजा कैसे बता सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि हिंसा क्यों हुई? एक पक्ष को क्लीन चिट और दूसरे को गुनहगार कैसे ठहराया जा सकता है? जिस आरोपी को पुलिस खोज रही है उस आरोपी को डीजीपी पुलिस का सहयोगी कैसे बता सकते हैं? जिस आरोपी के भीड़ को भड़काते हुए वीडियो सामने आए हैं, जिसके घर से पत्थरबाजी शुरू हुई हो, पुलिस ने जिसके घर की छत से बड़ी मात्रा में पत्थर बरामद किए, डीजीपी महोदय उसे बेगुनाह कैसे बता सकते हैं? डीजीपी ने कहा कि उस पर सवाल बहुत सारे हैं। अगर हिंसा हिंदू संगठनों की नारेबाजी से भड़की, माहौल नारेबाजी से खराब हुआ, तो पीएफआई ने 2 दिन पहले की जुलूस की परमिशन को रद्द करने की मांग क्यों की थी? सरकार को चिट्ठी लिखकर हिंसा की आशंका कैसे जता दी थी? अगर हिंदू संगठनों को जुलूस में डीजे की परमिशन नहीं दी थी, तो फिर जुलूस के साथ चल रहे पुलिस अफसरों ने डीजे को रोका क्यों नहीं? अगर पुलिस ने मतलूब को मदद के लिए बुलाया था तो उसे आरोपी क्यों बना दिया? हिंसा भड़काने वाले के तौर पर उसका नाम एफआईआर में क्यों डाला गया? मुझे लगता है डीजीपी जैसे बड़े पद पर बैठे अफसर को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी बातों का असर होता है, इन्वेस्टिगेशन पर पड़ता है। हालांकि ये बात सही कि समाज में नफरत पैदा करने वाले, माहौल को खराब करने वालों का मजहब से कोई लेना देना नहीं होता। वो हिंदू या मुसलमान नहीं होते, वो सिर्फ दंगाई होते हैं।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।